बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट नंबर 6 डेट इज़ वर्क एंड एनर्जी। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने 9th क्लास के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वर्क को डिस्कस किया था। यूनिट 6 हमारे पास आ जाता है वर्क और एनर्जी। स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने वर्क को डिस्कस किया, वर्क की हमने मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस की, उसके बाद हमने वर्क की ऑन द बेसिस ऑफ थीटा वर्क की 3 टाइप्स को डिस्कस किया था। स्टूडेंट हमने वर्क को कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि हमने कहा था कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन बॉडी एंड बॉडी मूव इन डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स वर्क इज सेड टू बी डन। हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स हम कहते हैं कि कोई बॉडी वर्क करती है। कब वर्क करती है? कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें, हम फोर्स एक्सर्ट करें और बॉडी फोर्स की वजह से मूव करे, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स बॉडी मूव करे, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या किया है? वर्क डन किया है। अगर फोर्स अप्लाई हो रही है, बॉडी अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, तो हम कहते हैं वर्क डन नहीं हुआ। तो हमारे पास स्टूडेंट लास्ट टाइम वर्क डन की अकॉर्डिंग टू फिजिक्स क्या डेफिनेशन बनी थी कि किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की जाए और वो बॉडी फोर्स ही की डायरेक्शन में मूव करे, आगे की तरफ या बैकवर्ड, यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में अप्लाइड फोर्स ही की डायरेक्शन में बॉडी मूव कर जाए, डिस्प्लेस हो जाए, डिसइंटरवर्ट कर जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी ने क्या किया है? वर्क डन किया है। स्टूडेंट वर्क डन को मैथमेटिकली हमने लिखा था कि ये हमने कहा था कि डॉट प्रोडक्ट है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस, यानी एफ स्टैंड फॉर अप्लाइड फोर्स एंड एस बॉडी का कवर जो डिस्टेंस है। इन दो का डॉट प्रोडक्ट भी लेने से हमारे पास क्या आता है? वर्क आता है, W इज इक्वल टू एफ डॉट एस। फिर आपको मालूम है कि डॉट प्रोडक्ट को जब खत्म करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? cos थीटा। तो फार्मूला लास्ट टाइम हमारे पास क्या बना था? W इज इक्वल टू एफ एस इनटू cos ऑफ थीटा। अब हमारे पास लास्ट टाइम हमने कहा था कि स्टूडेंट कि हमारे पास जो है वो डिपेंड करता है, वर्क डन जो है वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है और एंगल थीटा के ऊपर करता है। इन 3 चीजों के ऊपर हमारे पास वर्क डन डिपेंड करता है। फिर स्टूडेंट हमने कहा था ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, थीटा की बेस के ऊपर वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ वर्क। हम वर्क की 3 टाइप्स रखते हैं। पहले हमारे पास पॉजिटिव वर्क था, दूसरा नेगेटिव वर्क और तीसरा हमारे पास जीरो वर्क आ जाता था। पॉजिटिव वर्क कौन सा था? जब हमने कहा कि बॉडी की अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन और हमारे पास डिस्टेंस जो है वो दोनों क्या हो जाएं? पैरेलल हों, एक दूसरे के वो पैरेलल हैं। एंगल थीटा जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो, उस सूरत में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव वर्क डन है। जैसे हमने एग्जांपल दी थी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चीज़ें नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं अर्थ की तरफ, अगर एक चीज़ें गिर रही हैं नीचे की तरफ, क्योंकि उन पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन अर्थ की तरफ है और चीज़ें जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हैं वो भी नीचे की तरफ कर रही हैं, तो ये हमारे पास कौन सा वर्क डन है? पॉजिटिव वर्क डन है। इसी तरह से हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो चीज़ हमारी फोर्स की डायरेक्शन में मूव करती है, पॉजिटिव वर्क है। नेगेटिव वर्क में हमने कहा था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के क्या होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं, यानी इनमें हमारे पास एंगल थीटा जो बनता है था वो कितने का बनता था? 180 डिग्री का। इसकी एग्जांपल हमने कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल आप अगर देखें बच्चे, तो कुएं से हम जब पानी निकाल रहे होते हैं वेल से, तो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, जबकि अनदर साइड से रोप में जो हमारे पास बकेट होती है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे के क्या होती हैं? फोर्सेस। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बकेट जो है वो एंटी पैरेलल है, यानी एक ही वाई एक्सिस के ऊपर दोनों एक दूसरे के साथ कौन सा एंगल बनाते हैं? 180 का एंगल बनाते हैं। इस सूरत में जो वर्क डन होता है डेट इज इक्वल टू नेगेटिव वर्क। उसके बाद लास्ट टाइम जीरो वर्क की हमारे पास एग्जांपल आई थी स्टूडेंट के। जीरो वर्क हमने कहा था कि जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के साथ एंगल थीटा जो बनाते हैं वो 90 डिग्री का बनाएं, जब एंगल थीटा 90 का बने उस वक्त जो वर्क डन होता है जीरो वर्क डन और नेल वर्क होता है हमारे पास, यानी जीरो वर्क डन होता है। अब स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क के, हमने यूनिट डिस्कस करते हैं। और स्टूडेंट एक्चुअली वर्क, जब कोई बॉडी वर्क डन करती है तो अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि उसके पास वर्क जो है वो बॉडी के अंदर किस फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। अब एक्चुअली ये वो वर्क डन बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है एनर्जी की फॉर्म में। तो अब यानी वर्क हमें एनर्जी और वर्क जो है सेम क्वांटिटी है, इसीलिए हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, एनर्जी को डिस्कस करेंगे। पहले वर्क के यूनिट डिस्कस करेंगे, यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास क्या है, और उसके बाद हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एसआई सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, यानी हमारे पास यूनिट ऑफ वर्क जो है वो क्या है? जूल है। अब 1 जूल वर्क कब होता है? देखिए हमने मैथमेटिकली फॉर्म लिखी थी वर्क की, W इज इक्वल टू एफ एस, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट डेट इज इक्वल टू वर्क होता है।
कि कोई बॉडी के कितनी फोर्स लगी और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यही उसी बॉडी का क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। अब अगर मैं कहता हूं कि वर्क डन जो है वो मेरे पास 1 जूल है, कब 1 जूल होगा वर्क डन, कोई सी बॉडी का जो वर्क डन है वो 1 जूल कब होगा, जब उस पे ऊपर जो फोर्स अप्लाई की जाए, अप्लाइड फोर्स 1 न्यूटन हो, ऐसा सिस्टम में फोर्स के यूनिट न्यूटन, तो 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई की जाए किसी बॉडी के ऊपर, और बॉडी जो डिस्टेंस ट्रेवल करे वो 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो तब हम कहते हैं कि जो बॉडी के ऊपर जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास 1 जूल हुआ है, यानी वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। हम कहते हैं कि बॉडी ने वर्क डन किया है, जो बॉडी के अंदर वर्क हुआ है वो 1 जूल हुआ है। कब, यानी वर्क डाउन 1 जूल होगा when we apply 1 न्यूटन फोर्स ऑन बॉडी एंड बॉडी डिस्प्लेस थ्रू 1 मीटर, कि जब हम किसी भी बॉडी के ऊपर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करे, डिस्प्लेस हो 1 मीटर का फासला तय करे, उस सूरत में बॉडी का जो वर्क डन होगा दैट इज कॉल्ड 1 जूल। तो अब हमने डिस्कस कर लिया कि यूनिट ऑफ वर्क हमारे पास जूल है, और 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर आता है। तो स्टूडेंट आज नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी। एक्चुअली हम एनर्जी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि एनर्जी और वर्क का स्टूडेंट हमारे पास किए नहीं, एक दूसरे के रिलेटेड चीज़ें हैं। जब कभी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, और जब कभी किसी बॉडी ने कितना वर्क डन किया एक्चुअली वो उसकी एनर्जी होती है। अब इन दो चीज़ों को सेम इनके दरमियान रिलेशनशिप है, इसीलिए हम आज नेक्स्ट वर्क के बाद डिस्कस करने जा रहे हैं एनर्जी को। अब क्वेश्चन अराइज का व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। सिंपल डिफिनीशन हम अगर इसकी स्टूडेंट करें तो किसी भी जिस्म में, किसी भी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत होती है, एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है, कैपेसिटी होती है, उस बॉडी को हम कहते हैं उसकी एनर्जी। यानी जो बॉडी, जिस बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत हो, कितनी सलाहियत है, कितनी एबिलिटी है, जो सलाहियत है उसको हम नाम देते हैं एनर्जी का। यानी व्हाट इज एनर्जी, द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी द कैपेसिटी, गुंजाइश, सलाहियत ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की, टू डू वर्क, काम करने की, जो इज कॉल्ड एनर्जी, उस बॉडी के हम क्या बोलेंगे, उसको एनर्जी को। सिंपल बात यह कि किसी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत होती है, उसकी एबिलिटी जो होती है, गुंजाइश होती है, डेट इज कॉल्ड एनर्जी। अब अगर जिस बॉडी में काम करने की ज़्यादा सलाहियत मौजूद है, ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है, हम कहेंगे उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब जिस बॉडी में काम करने की सलाहियत कम है, यानी उसकी कैपेसिटी कम है काम करने की, वर्क करने की, तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी क्या है, कम है। तो एक्चुअली एनर्जी किसी भी बॉडी में काम करने की क्या है, सलाहियत है। अब स्टूडेंट एग्जांपल हम इसकी इस तरह से समझते हैं कि बॉय इज किकिंग ए बॉल, द बॉय एक्सर्ट फोर्स ऑन बॉल एंड बॉल मूव्स। एक लड़का है जो बॉल को क्या कर रहा है, किक कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है, और बॉल जो है वो मूव करती है। द वर्क डन ऑन द बॉल इज ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम बॉय टू बॉल। अब ये जो बॉडी के, एक्चुअली पहली बात यहाँ पे वर्क डन हुआ, फोर्स की डायरेक्शन, सपोज करते हैं कि बॉय ने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की, तो हमारे पास बॉल भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव किया, वर्क डन हो गया। दो बॉडी ने, बॉल ने डिस्प्लेस हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल किया, अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन में, वर्क डन हुआ। अब ये जो बॉल के वर्क डन ऑन बॉल, बॉल के ऊपर जो वर्क डन हुआ है, इस बॉल ने जो वर्क किया है, ये किस वजह से हुआ है, ये एक्चुअली एनर्जी थी, बॉय से जो एनर्जी ट्रांसफर हुई थी बॉल में, बॉल की तरफ, उसी एनर्जी की वजह से ये बॉल ने क्या किया है, वर्क किया है। अब अगर बॉल तो पहले भी पड़ा हुआ था लेकिन उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, उसको जब एनर्जी मिल गई तो एनर्जी की उसको एक प्रॉपर्टीज मिली, उसको एबिलिटी मिली, जिसकी वजह से वो बॉल क्या किया, मूव किया। तो पहले तो बॉल के पास कोई एनर्जी नहीं थी, अब ये जो बॉयज थे बॉल की तरफ ट्रांसफर हुई है एनर्जी, इसी की वजह से हमारे पास बॉल ने क्या किया है, वर्क डन किया है। तो अब यहाँ से वो जो ट्रांसफर होने वाली चीज़, उसको हम देख, खा नहीं, पी नहीं सकते स्टूडेंट, वो एक्चुअली हम महसूस कर सकते हैं, एनर्जी वो है। तो अब वो बॉयज से जो बॉल की तरफ जो चीज़ ट्रांसफर हुई है, जिसने बॉल को मजबूर किया है कि वो आगे की तरफ मूव करे, वर्क डन करे, उस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, वो जो ट्रांसफर हुई है बॉय टू बॉल, दैट इज एनर्जी। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कि एनर्जी की हमारे पास नेचर क्या है। अब देखिए हमने स्टूडेंट पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो एनर्जी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन ये हमारे पास एनर्जी का जो है ये कौन सी नेचर है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है आया या स्केलर क्वांटिटी है। तो नेचर के एतबार से स्टूडेंट हमारे पास एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसको हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसकी हमारे पास डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होती कि किसी बॉडी के अंदर किस डायरेक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी को स्पेसिफाई करने के लिए हमें सिंपल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती
होती है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं स्टूडेंट इसके यूनिट कि हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है। तो यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, कि हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो वर्क की तरह कौन से लार्ज यूनिट जो है हमारे पास सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो जूल है। स्टूडेंट एनर्जी को तो हमने डिस्कस कर लिया कि किसी द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अब स्टूडेंट हमारे पास हम अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारे पास हमें एनर्जी नजर आ रही है, मुख्तलिफ फॉर्म में नजर आ रही है। अगर एक बल्ब चल रहा है तो वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, लाइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम बातें कर रहे हैं तो वो भी हम एनर्जी हमें हमारी जो साउंड हैं वो हमारे पास साउंड एनर्जी की फॉर्म में जा रही है। इसी तरह से हमारे पास सन से अर्थ तक जो रेडिएशन आ रही है, हीट रेडिएशन दें, इसी तरह से जो चीज़ें हीट अप हो रही हैं उनके पास हीट एनर्जी है। यानी हमें एनर्जी अपने इर्द गिर्द जो एनर्जी हर जगह भी नज़र पड़े तो हमें एनर्जी नज़र आती है। अब ये एनर्जी जो है वो हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म में होती है। अब हमने ये भी पढ़ा कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना ही हम पैदा कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कन्वर्जन होती है एनर्जी के अंदर, लेकिन मुकम्मल तौर पे एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अब आपकी एनर्जी की तो वैसे हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज के आपके बुक्स में हमारे पास जो दो उसकी इंपॉर्टेंट आ जाती हैं टाइप्स, यानी उनको एक्चुअली हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में रखते हैं। यानी मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज काइनेटिक एनर्जी को हम पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट क्वेश्चन अराइज के व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम डिफाइन स्टूडेंट कुछ इस तरह से करते हैं, द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी, यानी द एनर्जी वो एनर्जी पोजेस जो बॉडी को मिल जाती है, बाय ए बॉडी, पोजेस बाय ए बॉडी मीन कि जो बॉडी को पोजेस हो जाती है, मिलती है, किसकी वजह से मिलती है, ड्यू टू इट्स मोशन, जो उसकी मोशन की वजह से, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, वो ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है रेस्ट में। सपोज कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो इस जगह पे पड़ा हुआ है, मेरे पास हाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, अब ये रेस्ट में है, रुका हुआ है। इस वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है बिकॉज कि मेरे पास इस पार्टिकल के तमाम जो ये ऑब्जेक्ट जो है इसके तमाम पार्टिकल जो हैं वो रेस्ट में हैं, रेस्ट में हैं, इसके पास इस वक्त कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं, लेकिन पोजीशन की वजह से इसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर देता है तो इसकी तमाम इसके पार्टिकल जो हैं वो मोशन में आ जाते हैं, मोशन की वजह से हीट अप होती है तो इसके पास एनर्जी आ जाती है। वो जो एनर्जी आ जाती है उसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। यानी अब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है, द एनर्जी पोजेस बाय ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो एनर्जी जो बॉडी को पोजेस होती है, मिलती है, ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास की, अगर मैं कहता हूं कि एक बॉडी रेस्ट में है, क्या उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, नहीं। क्यों, कि उस बॉडी के तमाम पार्टिकल जो हैं वो किस में हैं, रेस्ट में हैं, वो मूव नहीं कर रहे। काइनेटिक एनर्जी तो बॉडी को मिलती उस वक्त है जब वो मोशन करे। तो अब मैं अगर कहूं कि एक बॉडी मोशन में है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है, नहीं। अगर एक बॉडी का मोशन में है तो वो उसके पास जरूर हमारे पास काइनेटिक, उस बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी मौजूद होगी। अब रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय के ई, काइनेटिक एनर्जी को हम सिंपली स्टूडेंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंपल के ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैथमेटिकली इसका हमारे पास फार्मूला क्या है काइनेटिक एनर्जी को, कि हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें वेयर एम क्या है, मैस ऑफ बॉडी, मूविंग बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है जिसको एनर्जी पोजेस हो रही है, उस बॉडी का एम क्या है, उस बॉडी का मैस है। अब व्हाट इज वी क्या चीज़ है, वी स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, स्पीड ऑफ बॉडी, जो बॉडी मूव कर रही है उसकी स्पीड है। अब अगर हमें कोई बॉडी मूव कर रही है, हमें यह पता हो कि उस बॉडी का मैस कितना है और उस बॉडी की स्पीड, यानी वो किस स्पीड के साथ, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, 8 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, अगर इन दो चीज़ों का पता हो तो हम इजीली ये मालूम कर सकते हैं कि ड्यूरिंग मोशन बॉडी के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। अब किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी, स्टूडेंट ये बात याद रखें, किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी उसी वक्त तक होगी जब तक वो मोशन करती रहेगी। जब वो बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, उसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी किसी नहीं होगी, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब एक बात स्टूडेंट और यहाँ पे याद रखने की है कि आपने सिंपल यहाँ पे 9th क्लास में ये बात याद रखनी है कि वर्क, एक्चुअली जो बॉडी वर्क डन करती है, मूव करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो बॉडी ने कितना वर्क डन किया, वो एक्चुअली वर्क डन जो होता है वो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, मुख्तलिफ फॉर्म की।
अब एक्चुअली वर्क डन जब कभी भी हमें बॉडी की एनर्जी कैलकुलेट करनी है, चाहे जिस तरह की भी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, तो हमें बॉडी का वर्क डन कैलकुलेट करना है। एक्चुअली बॉडी के पास जो एनर्जी आती है वो बॉडी के वर्क डन करने ही से आती है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमने जब कभी भी वर्क डन एनर्जी कैलकुलेट करनी है तो हमने क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, उसका वर्क डन कैलकुलेट करेंगे। तो अब स्टूडेंट इस फार्मूले को प्रूव करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं सपोज कर रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ इस फार्मूले को। उस फार्मूले को प्रूव करने के लिए मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास कंसिडर है बॉडी, एक मेरे पास बॉडी है हुज मास इज m, जिस बॉडी का मेरे पास मास क्या है, m है। जिस बॉडी का हुज मास इज m, जिसका मेरे पास मास बॉडी का m है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, जो मूव कर रही है विद वेलोसिटी v के साथ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट सरफेस के ऊपर वो मूव कर रही है। ड्यू टू फ्रैक्शन बॉडी स्टॉप आफ्टर कवरिंग डिस्टेंस x, जैसी बात है जब बॉडी किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रही है तो उसके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन, बॉडी की सरफेस के दरमियान और अर्थ की सरफेस के दरमियान फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पैदा होगी और वो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन उस बॉडी की मोशन को अपोज करेगी। अपोज करते करते एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ फासला डिस्टेंस एस कवर करने के बाद बॉडी किस में चली जाएगी, रेस्ट में चली जाएगी। तो अब स्टूडेंट मैंने सपोज कर लिया कि मेरे पास ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पॉइंट ए के ऊपर बॉडी पड़ी हुई है जिसका मास m1 है, और यही बॉडी जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करता हूँ तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये बॉडी पॉइंट ए से मूव करके किसकी तरफ चली जाती है, पॉइंट बी की तरफ चली जाती है। पॉइंट ए से बी तक मूव करते हुए बॉडी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो एस है। अब हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि इस बॉडी के हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं। अब लेकिन यहाँ पे बॉडी पे फोर्स लगी है, फोर्स की वजह से बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मीन के फिजिक्स की लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि बॉडी ने क्या किया है, वर्क डन किया है। अब मैं लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू एफ डॉट एस आ जाता है। अब W इज इक्वल टू एफ एस इन टू क्या आ जाएगा, कॉज ऑफ थीटा। अब देखें थीटा किसके दरमियान है, इस केस में थीटा मेरे पास 0 है, 0 डिग्री, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है और बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो दोनों के दरमियान थीटा क्या है, 0 डिग्री है। और W इज इक्वल टू एफ एस इन टू काज ऑफ 0 डिग्री। काज 0 डिग्री स्टूडेंट मेरे पास किसके बराबर होता है, एज वी नो डेट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो मेरे पास 1 मल्टीप्लाई बाई एफ डॉट एस, तो सिंपली मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा। अब ये तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा। मैंने फोर्स अप्लाई की, बॉडी ने मूव किया पॉइंट ए से बी की तरफ, तो बॉडी के वर्क डन जो है वो आ जाएगा W इज इक्वल टू एफ एस। अब हमने फोर्स अप्लाई किया, तो स्टूडेंट हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था जब कभी जहाँ कहीं पे फोर्स अप्लाई होती है तो फोर्स की वजह से बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो अब यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, बॉडी ने मोशन किया, ज़ाहिर सी बात है बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो अब अकॉर्डिंग टू हमने कितनी फोर्स अप्लाई की और बॉडी के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, हमारे पास किसके बराबर, फोर्स किसके बराबर होती है, अकॉर्डिंग टू फोर्स F इज इक्वल टू एम ए, डेट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे F हमें किसकी वर्क डन, तो किसके बराबर, एफ एस के, F की वैल्यू तो हमने यहाँ से ले ली। अब अगर हमारे पास S की वैल्यू आ जाए तो हम एक्चुअली वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे। वर्क डन जब कैलकुलेट कर लेंगे तो फिर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने सिंपल हो जाएगी। हमने F की वैल्यू तो यहाँ से न्यूटन सेकंड लॉ से ले ली। अब मतलब क्या है कि हमारे पास S की वैल्यू नहीं है। S की वैल्यू के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ इक्वेशन, हमने स्टूडेंट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ी थी 2AS इज इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर आ जाता है। अब स्टूडेंट हम सपोज करते हैं कि ये बॉडी जब इनिशियली ये मूव कर रही थी, इसकी वेलोसिटी VI थी, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम स्टूडेंट ले लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को हम सिंपली V के बराबर ले लेते हैं, और बॉडी जब चलकर स्टॉप करती है पॉइंट B के ऊपर, उस वक्त उसकी फाइनल जो वेलोसिटी होती है, फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब मैंने यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को पुट करता हूँ, 2AS इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 का स्क्वायर, 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी मैंने क्या ले ली, V का स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2AS इज इक्वल टू माइनस V का स्क्वायर। स्टूडेंट मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए थी,
मुझे स्टूडेंट यहाँ पे एस की वैल्यू चाहिए, तो मैं एस की वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू माइनस वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 2a, एस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन की दूसरी तरफ चल के क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये 2 दूसरी तरफ चल के 2a डिवाइड हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब मेरे पास f की वैल्यू आ गई इक्वेशन 2 से, s की वैल्यू मैंने थर्ड इक्वेशन से पुट करनी। स्टूडेंट यहाँ पे एक बात याद रखनी है, अब ये जो वर्क डन था पहले मैंने सिंपल इसके साथ कोई साइन नहीं लगाया था, अब मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख देता हूँ, w इज इक्वल टू माइनस एफ डॉट एस, एफ एस आ जाएगा, माइनस साइन क्यों लगाया इस बात को समझिए। देखिए स्टूडेंट जब मैंने ये बॉडी पे फोर्स अप्लाई की थी, बॉडी पॉइंट ए से मूव करके बी की तरफ जा रही थी, तो बॉडी देखें आगे की तरफ मूव कर रही थी, तो अब ये बॉडी की सरफेस के दरमियान और बॉडी की सरफेस के दरमियान और इस अर्थ की सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस के दरमियान क्या पैदा हो रही थी, फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पैदा हो रही थी। तो आपने फोर्स ऑफ फ्रैक्शन को स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में थर्ड चैप्टर में डिटेल में पढ़ा था कि हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रैक्शन जो होती है वो ऑलवेज बॉडी की मोशन को अपोज करती है, यानी ये बॉडी चाहती है कि मैं आगे की तरफ मोशन करूं, ऐसे आगे की तरफ, और इस सरफेस के दौरान जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन पैदा होती है वो चाहती है कि बॉडी मूव ना करे, वो बॉडी की मोशन को अपोज करती है। तो मीन के फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, तो अब यानी अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस का साइन। तो अब स्टूडेंट मेरे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस आ जाएगा। अब F की वैल्यू इक्वेशन 2 और S की वैल्यू इक्वेशन 3 से पुट 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1 में जब पुट करते हैं तो W इज इक्वल टू F माइनस अपनी जगह पे F की क्या वैल्यू आती है, F इज इक्वल टू एम ए इंटू एस की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाती है, इंटू माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a आ जाएगी। अब ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और m अपनी जगह पे रहेगा, और ये a जो है इस a के साथ कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर इंटू एम आ जाएगा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं लिख सकता हूँ वर्क किसके बराबर आया, हाफ एम वी का स्क्वायर, ये वर्क डन आ गया। जो बॉडी ने पॉइंट ए से मूव करते हुए पॉइंट बी तक जो वर्क डन किया है वो हमने कैलकुलेट किया, उसके लिए रिलेशन आ गया हाफ एम वी स्क्वायर। और जब ये बॉडी ड्यूरिंग मोशन कर रही थी, यही वर्क डन बॉडी के अंदर अपीयर होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। तो अब वर्क डन किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी का स्क्वायर। ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए रिलेशन आ जाता है। जब किसी मूविंग बॉडी का हमें मास का पता हो और उसकी वेलोसिटी का पता हो तो हम ये इजीली पता लगा सकते हैं कि ड्यूरिंग मोशन बॉडी के अंदर कितनी काइनेटिक एनर्जी पोजेस होगी। तो अब काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी स्टूडेंट, हमने काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय के ई एंड इट्स मैथमेटिकल फार्मूला इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। टू प्रूव द मैथमेटिकल फार्मूला of kinetic energy, we suppose consider a body whose mass is m and this body move from point A towards B due to the applied force, and during motion work is done, which is calculated by work done formula that W is equal to Fs, and then we put the value of F and S from Newton's second law and equation of third equation of motion. F and S value put in given formula, we will get result work done that is equal to half mv square. These work done is appear in the body in the form of kinetic energy, so W is equal to kinetic energy. तो वर्क डन की जगह हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी, तो रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल रिजल्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारा था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काइनेटिक एनर्जी की दूसरी यानी एनर्जी की दूसरी टाइप्स को, डेट इज पोटेंशियल एनर्जी।